हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज में अध्याय 31 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये आपका हिंदी भाषा इतिहास और वर्तमान सब्जेक्ट है आपका, जो कि इग्नू बीए का है। इसका कोड है BHD 106 या फिर EHD 06। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है हिंदी भाषा और यांत्रिक उपकरण। ठीक है, हिंदी भाषा में यांत्रिक उपकरण कैसे उपयोगी हैं, इसी बारे में क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन दिए गए हैं। इनको ही आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें कि यांत्रिकरण क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आपसे पूछा गया है कि यांत्रिकरण क्या है और भाषा के क्षेत्र में यांत्रिकरण की आवश्यकता। ठीक है, यांत्रिकरण है क्या और इसकी भाषा के क्षेत्र में क्या आवश्यकता है, ये पूछा गया है आपसे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। यांत्रिकरण का अर्थ है यंत्रों का उपयोग। ठीक है, यांत्रिकरण का क्या मतलब है? यंत्रों का उपयोग। जिन कार्यों को हाथ से करते थे उन्हें यंत्रों की सहायता से करना यांत्रिकरण कहलाता है। ठीक है, जिन कार्यों को पहले हम हाथों से किया करते थे उन्हें ही अब हम यंत्रों की सहायता से करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? यांत्रिकरण बोलते हैं। ठीक है, प्रारंभ में सर पर बोझ ढोते थे, बाद में गोल पहिए की गाड़ी हाथ से खींचने लगे। इसके बाद भाप, पेट्रोल, डीजल, इंजन और बिजली की मोटर से गाड़ी चलाई जाने लगी। इस यांत्रिकरण से सभ्यता का विकास तेजी से हुआ। ठीक है, यांत्रिकरण के कारण ही सभ्यता का विकास भी तेजी से हुआ। आर्थिक प्रगति हुई और जीवन स्तर बेहतर हुआ। वास्तव में यांत्रिक साधनों के उपयोग से कई लाभ हुए। मनुष्यों का श्रम बचता है, काम अधिक मात्रा में और तीव्र गति से होता है। उचित साधनों के उपयोग से कई परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, जैसे वाष्प शक्ति से औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ, रेलगाड़ी का प्रचलन हुआ, पेट्रोल से यातायात सस्ता और सुगम हुआ, बिजली से लघु और भारी उद्योग लगे, इलेक्ट्रॉनिक से सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ और संचार क्रांति का सूत्रपात हुआ। ठीक है, तो इस तरह से किस किस तरह से समय समय पर चीजें विकसित हुई हैं जिन्हें हम यांत्रिकरण के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है, पहले लोग सारे काम हाथ से किया करते थे, अब मशीनों के उपयोग से सारे काम कितने आसान हो गए हैं। ठीक है, आसानी से सारे काम करना अब संभव हो गया है, तो इसी को यांत्रिकरण कहते हैं। अब अगर शिक्षा की बात करें तो समाचार पत्र के प्रकाशन जैसे क्षेत्रों में भी यांत्रिक साधनों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। ठीक है, जैसे देर तक के समाचार देना, बिना अशुद्धियों के छापना, एक साथ कई शहरों से प्रकाशन करना। इस कार्य के लिए भाषा चाहिए और जिस भाषा में ये साधन उपलब्ध होंगे उसके प्रकाशन का स्तर अच्छा होगा। ठीक है, जिस भाषा में संसाधन उपलब्ध होंगे उनके प्रकाशन का स्तर भी अच्छा होगा। रोमन लिपि में लिखी जाने वाली अंग्रेजी जैसी भाषाओं के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध थी। ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज हमारी है, जो रोमन लिपि में लिखी जाती है, इसके लिए इस तरह की सुविधाएं पहले से उपलब्ध थी। अब तकनीकी विकास के कारण हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी सुविधाएं उपलब्ध होने लगी हैं। ठीक है, अब तकनीकी के विकास के कारण हिंदी और दूसरी जो भारतीय भाषाएं हैं इनमें भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होने लगी हैं। यांत्रिकरण में परंपरागत मुद्रण तथा टंकण यंत्र एक और हैं। ठीक है, यांत्रिकरण की प्रक्रिया में परंपरागत जो टंकण यंत्र हैं, टंकण आप जानते होंगे टाइपराइटर होता है। ठीक है, मुद्रण जो है ये तो एक तरफ है और दूसरी ओर कंप्यूटर जैसे अत्याधुनिक मशीन है। ठीक है, आज तो आपको पता है कि बिना कंप्यूटर इंटरनेट के बिना आज हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हर क्षेत्र में कंप्यूटर इंटरनेट का इतना ज़्यादा उपयोग है। ठीक है,
जो जीवन के समस्त क्षेत्रों में उपयोगी साधन है, इन दोनों में भाषा का होना महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनके अंदर भाषा का होना जरूरी है। कंप्यूटर का उपयोग कर किसी भाषा में काम करना चाहें, अगर हम कंप्यूटर के इस्तेमाल से किसी भी भाषा में अगर हम कार्य करना चाहें तो भाषा के प्रयोग के लिए विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आपको वो भाषा आनी चाहिए। ठीक है, तो आप उसे कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं और कंप्यूटर में उसकी फॉन्ट भी होनी चाहिए। जैसे सिंपल सा आप हिंदी के बारे में जानते हैं, अगर हिंदी का उपयोग अगर आपको अपने कंप्यूटर में करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, हिंदी की फॉन्ट होनी चाहिए और आपको उस भाषा की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी में 1980 से पहले कंप्यूटर का उपयोग का स्वप्न था। ठीक है, 1980 से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि कंप्यूटर में कभी हिंदी का भी उपयोग होगा। ठीक है, लोगों के लिए सिर्फ एक सपने के समान था, एक स्वप्न था कि कंप्यूटर में कभी हिंदी का उपयोग होगा भी या नहीं। लेकिन आज आप देखिए, हिंदी का ही क्या सारी भाषाओं का यूज होता है। आज हम हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से कंप्यूटर पर विविध प्रकार के कार्य संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, आज हम कंप्यूटर पे किन्हीं भी भाषाओं में अलग अलग काम संपन्न कर सकते हैं सभी भाषाओं का यूज कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आपका है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिंदी में टंकण और मुद्रण के क्षेत्र में विकास की स्थिति समझाइए। ठीक है, हिंदी में टंकण और मुद्रण का क्षेत्र आपसे पूछा गया है कि इसमें विकास की स्थिति बताइए, या फिर टंकण के बारे में आपसे टिप्पणी करने के लिए कहा जा सकता है। कोई भी कुछ भी पूछते हैं इस तरह से क्वेश्चन, टंकण और मुद्रण दो चीज आप याद रखिए। टंकण और मुद्रण की बात आती है तो आपको आंसर ये करना है। मुद्रण का आविष्कार आधुनिक युग में हुआ। ठीक है, मुद्रण जो है इसका आविष्कार कब हुआ है, आधुनिक युग में हुआ है। मुद्रण स्वयं ही भाषा के क्षेत्र में यांत्रिकरण का पहला चरण है। ठीक है, मुद्रण क्या है, भाषा के क्षेत्र में यांत्रिकरण का ये पहला चरण है। मुद्रण से पहले पुस्तकों को छापने की व्यवस्था नहीं थी। एक पुस्तक की प्रति बनाने में महीनों लग जाते थे। ताड़ के पत्तों पर या कागज पर लेखक एक एक अक्षर लिखता था, जिससे के कारण पुस्तक को प्रतियां ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। ठीक है, यही कारण था कि पुस्तक की जो प्रतियां थी वो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचती थी और ज्ञान सीमित रह जाता था। ठीक है, इसलिए कुछ ही लोगों तक ज्ञान सीमित रह जाता था। 16वीं शताब्दी में मुद्रण कला का आरंभ हुआ। ठीक है, 16वीं शताब्दी में मुद्रण कला का आरंभ हुआ, जिससे यह लाभ हुआ कि बिना ज्यादा परिश्रम के कागज पर एक ही दिन में कई सौ प्रतियां छापी जाने लगी। ठीक है, इससे ज्ञान के विस्तार के साथ साथ शिक्षा का भी अधिक मात्रा में प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, इसके साथ साथ ज्ञान का भी विस्तार हुआ और शिक्षा के लिए भी ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार संभव हो पाया। पुस्तकों की छपाई कागज पर हाथ से ही होती थी। सामग्री को पृष्ठ की शक्ल में कंपोज किया जाता था और उसे कागज पर हाथ से दबाकर छापा जाता था। आधुनिक युग में बिजली का आविष्कार हुआ। ठीक है, आधुनिक युग में बिजली के आविष्कार के बाद उससे चलने वाली मशीनों के निर्माण से स्थिति में परिवर्तन हुआ। ठीक है, जब बिजली का आविष्कार हुआ तो बिजली से चलने वाली मशीनें भी आईं, उनका भी आविष्कार हुआ। अब मशीनों से एक साथ बड़े कागज पर 4 पृष्ठों की सामग्री एक साथ छापी जा सकती है। मशीन के समदाब से भी कागजों पर एक जैसी सुंदर छपाई संभव हो सकती है। ठीक है, मशीन से एक जैसी छपाई और सुंदर छपाई होती है। धातु पर सुंदर अक्षर कटने लगे।
ठीक है। जो धातुओं पे आपने देखते हो किसी पर भी कोई भी नाम लिखा आपको सुंदर तरीके से मिल जाता है, तो धातु पर भी सुंदर अक्षर कटने लगे, जिससे छपाई के स्तर में परिवर्तन आया। वास्तव में यह एक नया विकास था, किंतु आधुनिक युग की आवश्यकताओं अंत है, ठीक है। लेकिन आधुनिक युग की जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता सदैव बनी रहती है, ठीक है। यही कारण है कि परिवर्तन सदैव ही होता रहता है। इस समय मुद्रण व्यवस्था में दो कठिनाइयां थी। एक कंपोजिंग, तो जो श्रम साध्य और अधिक समय लेने वाला कार्य था, ठीक है। कंपोजिंग की जो समस्या थी, ये एक तो ज्यादा मेहनत का काम था और समय भी ये ज्यादा लेता था। कंपोजिंग मूल पाठ के अनुसार एक एक अक्षर लेकर पृष्ठ जमाता अर्थात कंपोज करता था। वास्तव में एक कंपोजिटर जितनी देर में एक पृष्ठ जमाता, उतनी देर में एक टंकण 8 पृष्ठ की सामग्री टंकित कर सकता था, ठीक है। टंकण इससे ज्यादा तेजी से काम करता था, ठीक है। इस प्रकार हाथ से पृष्ठ जमाकर एक पुस्तक छापने में महीनों लग जाते थे, ठीक है। अगर आप हाथ से छापेंगे, हाथ से जमा के पृष्ठ पर छपाई करेंगे, तो इससे महीनों का समय लग जाता था। मुद्रण की मंद गति और उसमें लगता श्रम तथा समय मनुष्य के लिए काफी थकाने वाला कार्य था, ठीक है। जो मुद्रण की मंद गति थी, धीरे काम करता था, इसकी मंद गति और उसमें लगने वाला जो श्रम था, लोगों की मेहनत थी और लोगों का समय जो ज्यादा लगता था और उनकी मेहनत ज्यादा लगती थी, इससे लोग थक जाते थे। दूसरा, कंपोज की हुई सामग्री को ट्रेडल मशीन पर छापा जाता था, ठीक है। कंपोज की हुई सामग्री को किस पे छापा जाता था? ट्रेडल मशीन पे छापा जाता था। इस मशीन में हर बार एक व्यक्ति अपने हाथों से एक एक कागज रखता जाता था। मशीन से उस पर छाप पड़ती थी। व्यक्ति छपा हुआ कागज हटाकर दूसरा कागज रखता था। इस कारण घंटों में 4 पृष्ठों की करीब 60 प्रतियां अर्थात 1 घंटे में कुछ 240 पृष्ठ छपते थे। इस विधि में पुस्तक पर्याप्त संख्या में नहीं छप पाती थी, ठीक है। इसी कारण जो पुस्तकें थी वो पर्याप्त मात्रा में लोगों को तक नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि उनकी छपाई ही नहीं हो पाती थी जल्दी। एक समाचार पत्र की लाखों प्रतियां छापी जाती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एक समाचार पत्र की कितनी सारी प्रतियां छपती हैं? लाखों प्रतियां छपती हैं, किंतु ट्रेडल मशीन से यह काम संभव नहीं हो पा रहा था, ठीक है। लेकिन ट्रेडल मशीन से ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही स्लो थी। अखबार के लिए 20 या 24 बड़े पृष्ठों की सामग्री प्रतिदिन कंपोज करनी होती है। इस काम के लिए सैकड़ों आदमियों की आवश्यकता होती है। फिर भी अशुद्धियों के रह जाने की संभावना बनी रहती है। जल्दी पृष्ठ जमाने और प्रूफ पढ़ने की व्यवस्था होती है। जल्दी पृष्ठ जमाए जा सके, ठीक है, जल्दी उनके पृष्ठ जमाए जा सके और प्रूफ पढ़ने की इनकी व्यवस्था होती है। तो कितना अच्छा होता। इसके अतिरिक्त एक समस्या दूर की भी थी, ठीक है। ये तो एक समस्या थी ही, और दूसरी समस्या क्या थी? दूरी की थी, ठीक है। दूरी की भी समस्या थी, डिस्टेंस की समस्या थी। अगर कोई अखबार मुंबई का है और दिल्ली के लोग उसे खरीदना चाहते हैं, तो वह दिल्ली के लोगों को 1-2 दिन बाद ही मिल सकेगा, या हवाई जहाज से भेजे जाने पर महंगा पड़ेगा, ठीक है। या तो वो अखबार 1-2 दिन बाद मिले, पुराना अखबार मिले, या फिर अगर हवाई जहाज से भेजा जाता है तो ये काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा, काफी महंगा हो जाएगा।
छोटे शहरों में तो यह समस्या और अधिक है। ठीक है, अगर हम छोटे शहरों की बात करते हैं तो वहाँ तो ये समस्या और भी ज़्यादा है। इसका उपाय क्या हो सकता है? यही अच्छा होगा कि वह अखबार एक ही रूप में सभी शहरों में छप सके। ठीक है, अगर वही अखबार, एक ही अखबार सभी शहरों में एक ही तरह से छापा जा सके तो इस समस्या को खत्म किया जा सकता है। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान उन्नत यंत्रों से ढूंढा जा सकता है। ठीक है, इस तरह की समस्याओं का समाधान किस तरह संभव हुआ? जब आधुनिक यंत्रों के द्वारा ही इस तरह की समस्या का समाधान किया जा सका। अतः यांत्रिकरण वह प्रक्रिया है जिसकी विकसित तकनीकी के प्रयोग से कार्य के स्तर में सुधार भी आता है। ठीक है, यांत्रिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके उपयोग से, जिसके विस्तार से कार्यों में सुधार आता है और उसमें तीव्रता भी बनी रहती है। ठीक है, तीव्रता भी आती है। नेक्स्ट पॉइंट है टंकण। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ टंकण के बारे में पूछते हैं तो फिर आप यहाँ से लिखिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ टंकण के बारे में आता है तो आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा जहाँ से टंकण की हेडिंग पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ से। और अगर सिर्फ आधुनिक यांत्रिक यंत्र के बारे में पूछते हैं तो आपको ऊपर वाला यहाँ तक लिखना है। ठीक है, इसको पूरा ऐसे नहीं लिखिएगा। अगर दोनों पूछते हैं तो आप यांत्रिकरण वाला भी लिखिएगा जो ऊपर अभी मैंने पढ़ाया आपको, और उसके बाद में टंकण वाला भी लिखिएगा। ठीक है, टंकण यानी कि टाइपिंग, ठीक है, से सब परिचित ही हैं। ठीक है, टंकण यानी कि टाइपिंग मशीन को आप भी जानते होंगे, सभी लोग इससे परिचित हैं। शहर या गांव के कोने कोने में कार्यालयों में हम टंकण यंत्र, टाइपिंग मशीन देख सकते हैं। कई लोग अपने घर में भी टंकण यंत्र रखते हैं जिससे यदा कदा पत्र आदि छापे जा सकें। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास टंकण यंत्र मिल जाते हैं घरों में पहले के टाइम। आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है तो कंप्यूटर और प्रिंटर मशीन रखते हैं लोग। ठीक है, इस प्रकार टंकण एक प्रकार से घरेलू या निजी मुद्रण है। यह एक ऐसी कला है जिससे आधुनिक युग में घरेलू या निजी तौर पर मुद्रण का कार्य हो सकता है। दूसरे प्रकार का मुद्रण एक व्यवसाय है। टंकण यंत्र में एक कुंजी पटल यानी कि जिसे हम कीबोर्ड बोलते हैं, कीबोर्ड होता है और उससे जुड़े हुए तारों के सिरों पर भाषा के सारे अक्षर छपे हुए होते हैं। कुंजी दबाने पर वह तार उठता है और वह अक्षर तेजी से कागज पर छप जाते हैं। जिससे वह अक्षर कागज पर छप जाते हैं, अर्थात माला जैसे शब्द की छपाई हो जाती है और इससे सारे अक्षर छापे जा सकते हैं। एक अच्छा टंक यानी कि टाइपिस्ट, एक जो अच्छा टाइपिस्ट होता है, टाइपिंग करने वाला, हिंदी की प्रति मिनट 10 से 40 शब्द टंकित कर सकता है। ठीक है, अच्छा टाइपराइटर होता है वो जल्दी टाइपिंग कर सकता है। इस प्रकार टंकक 1 घंटे में 5 से 6 पृष्ठ टंकित कर सकता है। ठीक है, जो टाइपिंग करने वाले होते हैं, टाइपराइटर होते, जो टाइपिस्ट होते हैं वो 5 से 6 पेजों को एक छाप सकते हैं 1 घंटे में, वो टाइपिंग कर सकते हैं। वह लगातार दिन में 8 घंटे काम कर सकते हैं। ठीक है, वो लगातार 8 घंटे काम कर सकते हैं तो 40 से 50 पृष्ठ अंकित कर सकते हैं। टंकण की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, इसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस भी हैं। एक बार के टंकण से सिर्फ 4-5 प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। एक बार के टंकण से हम सिर्फ 4-5 प्रतियों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण से मुद्रण की संज्ञा नहीं दी जा सकती और यही कारण है, इसके लिमिटेशन के कारण ही इसे मुद्रण की संख्या नहीं दी जाती है। एक टंकण के अक्षर जैसे होते हैं, एक टंकण में जो अक्षर छपे हुए होते हैं उससे छोटे बड़े आकार के अक्षर नहीं बन सकते।
ठीक है, एक जो टंकण है उसमें पहले से ही अक्षर छपे हुए हैं, जैसे अक्षर छपे हुए हैं वो वैसे ही छापेगा। ऐसा नहीं अगर आप कहीं छोटे कहीं बड़े चाहें तो वो संभव नहीं हो सकेगा। ठीक है, इसी कारण मुद्रण जैसे अक्षरों की विविधता नहीं आ सकती। यही कारण है कि इसके सामने मुद्रण जैसे अक्षरों की विविधता नहीं देखने को मिलती है। वैसे सुंदर नहीं आ पाती, उस तरह की सुंदरता भी अक्षरों में नहीं आ पाती है। मान लीजिए आप किसी को चीज को आप टाइपिंग कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो आप किसी भी शब्द को, किसी भी अक्षर को बड़ा छोटा कर सकते हैं, उसमें कलर कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, लेकिन टंकण में ऐसा संभव नहीं होता है। ठीक है, उसके कुंजी पटल पे जैसे अक्षर छपे हुए हैं वो वैसे ही छापेगा। टंकण यंत्र कुंजी पर एक बार उंगली पड़ जाए तो अक्षर छप जाता है। टंकण यंत्र के कुंजी पटल पर अगर एक बार उंगली आप मारे तो वो अक्षर छाप देता है। गलत होने पर उसमें सुधार करना पड़ता है। इसकी तुलना में मुद्रण में प्रूफ पढ़ने और संशोधन करने की गुंजाइश रहती है। इस कारण मुद्रण अधिकतर त्रुटिहीन होता है। ठीक है, यही कारण है जो मुद्रण है वो ज्यादातर त्रुटिहीन रहता है, जबकि टंकण अगर आप पेज पे एक बार गलत लिख देते हैं तो आपको पेज ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, टंकण में कुछ कमियां रह जाती हैं। ठीक है, टंकण में कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं, क्योंकि अगर उसमें एक बार आप छप जाता है तो आपको पेज चेंज करना पड़ेगा, आप उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अंग्रेजी के टंकण यंत्र लगभग 100 साल पुराना है। जो अंग्रेजी का टंकण यंत्र है वो कितने साल पुराना है? लगभग 100 साल पुराना है। उसका पटल, जिसे कुंजी पटल, जिसे कीबोर्ड कहते हैं, सारे विश्व में एक जैसा है। ठीक है, आप कहीं भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे इंडिया में, इंडिया से बाहर करें, तो उसमें हर जगह आप कहीं भी करते हैं तो उसमें एक जैसे ही आपको कीवर्ड मिलेंगे, एक जैसे सारे शब्द मिलेंगे। आप चाहें जैसे उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, उसमें अंतर कहीं भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें व्यवसायिक मुद्रण। ठीक है, व्यावसायिक मुद्रण में क्या क्या है? दूसरे प्रकार का मुद्रण व्यवसायिक कहलाता है। ठीक है, जो दूसरे प्रकार का मुद्रण है वो क्या कहलाता है? व्यवसायिक कहलाता है। इसमें कंपोजिंग के बाद छपाई की जाती है। ठीक है, इसमें पहले कंपोजिंग होती है फिर छपाई की जाती है। यह कंपोजिंग दो प्रकार से होती है, जिससे उसकी गति में सुधार आया। इस कंपोजिंग दो तरह से होती है, जिससे इसकी गति में, इसकी स्पीड में भी सुधार हुआ है। एक, दोनों मुद्रण में व्यक्ति टंकण करता है। ठीक है, इन दोनों ही मुद्रणों में व्यक्ति टंकण तो करता ही है और अक्षर पंक्ति में आकर लगते हैं, और जो अक्षर छापे जाते हैं वो सीधी लाइन में आकर लगते हैं, पंक्ति में लगते हैं, अर्थात यह त्रुटिकृत कंपोजिंग थी। दूसरा क्या है? लाइनों मुद्रण। लाइनों की जो मुद्रण किया जाता है, लाइनों में मुद्रण में जब एक नई पंक्ति टंकित होती है, जब एक लाइन में दूसरी, जैसे लिखी हुई है, इस तरह जब लिखा जाता है एक लाइन में, तो पूरी पंक्ति की सामग्री धातु की एक पट्टी के रूप में ढलकर आती है। मतलब सीधा सीधा जिस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं इस तरह से लिखा हुआ होता है। इस प्रकार यदि किसी एक व्यक्ति ने अगर किसी एक पंक्ति में गलती हो जाती है तो पूरी पंक्ति को दोबारा ढालना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई एक लाइन गलत छप गई है तो पूरी पंक्ति को ही बदलना पड़ता है। मुद्रण में गति। जिस प्रकार पहिए का आविष्कार विज्ञान के विकास का पहला कदम था। ठीक है, जिस तरह से पहिए का जो आविष्कार था वो विज्ञान के आविष्कार का पहला कदम था, उसी तरह से प्रकार से बेलनाकर मुद्रण इस क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम था। हाथ की कंपोजिंग से जब पृष्ठ बनते थे तो इन पृष्ठों को एक पटल के रूप में एक सतह पर लगाना होता था। छपाई के लिए इस पूरे पटल को कागज पर दाब के साथ रखा जाता था। ठीक, पटल से कागज को दबाया जाता था जिसकी सहायता से छपाई होती थी। ठीक है,
वास्तव में पटल को बार बार उठाकर फिर कागज तक ले जाने से समय लगता था। बार बार पटल को उठाते थे फिर कागज तक ले जाते थे, इसमें बहुत सारा समय बर्बाद होता था। बार बार उठाकर रखने में आधा मिनट का समय लगे तो 1 घंटा में लगभग 120 कागज मुद्र किए जा सकते थे। ठीक है, बार बार पटल को उठा के रखने में बहुत समय बर्बाद होता था। कहने का मतलब सिर्फ इतना है। लाखों प्रतियां छापने के लिए यह गति पर्याप्त नहीं थी। अगर जब बहुत ज़्यादा छपाई करनी है तो ये गति ठीक नहीं थी। ठीक है, इससे उतनी अच्छी छपाई नहीं हो पाती थी, ज़्यादा छपाई नहीं हो पाती थी। मान लिया जाए कि पटल की जगह एक बेलनाकार यंत्र को ही पृष्ठ की सामग्री बना दें तो उसे कागज पर तेजी से घूमते हुए छापने दिया जाए, उसी गति कितनी होगी? अगर वो अपने आप वो छापना शुरू कर दे तो उसकी गति ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ऐसी मशीन जो है वो 1 घंटे में 3000 से 30,000 तक कागजों की छपाई कर सकती है। अगर वो मशीन अपने आप घूमकर और छापना शुरू कर दे, जैसे कि प्रिंटर होते हैं आजकल, पेपर को लगा देते हैं और क्या करते हैं वो अपने आप पेपर लेते जाते हैं। ठीक है, अगर आपने प्रिंटर से आप थोड़ा बहुत जानते होंगे प्रिंटर के बारे में। ठीक है, तो पेपर या फिर जो ये आपकी फोटोकॉपी मशीन्स होती हैं, ठीक है, इनमें पेपर रख दिए जाते हैं, वो अपने आप प्रिंट आउट एक बार दे दिया जाता है, ऑप्शन दे दिया जाता है, उसके बाद वो अपने आप वो छापते रहते हैं। आपको पेपर रखने की हटाने की कोई जरूरत नहीं होती है बार बार। ठीक है, चूंकि कागज उठाकर रखना नहीं होगा, वह हवा के दबाव से बेलन के नीचे खिंचा चला जाता है। ठीक है, पेपर को उठा कर रखना नहीं होगा बार बार, वो हवा के दबाव से ही अपने आप खिंचा चला जाएगा। बड़े कागज पर छपाई हो सकती है, अर्थात हर बार एक साथ 16 पृष्ठ की छपाई की जा सकती है। एक साथ हम 16 पृष्ठों को इस तरह से छाप सकते। अब नेक्स्ट है कक्ष मुद्रण। ठीक है, कक्ष मुद्रण का क्या मतलब है? कंपोजिंग कराने और प्रूफ पढ़ने के लिए दौड़ धूप करनी पड़ती है, फिर छपाई के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है। मान लिया जाए कि हमें किसी प्रतिवेदन की सिर्फ 50 सुंदर मुद्रित प्रतियां चाहिए। ठीक है, अगर हमें किसी प्रतिवेदन की सिर्फ 50 प्रतियां चाहिए जो सुंदर से छपी हुई हो, तो भी इतना ही समय और श्रम लगता है। अच्छा हो कि हम कंपोजिंग अपने ही घर या दफ्तर में बैठे बैठे कर सकें। ठीक है, कितना अच्छा होगा कि आप किसी चीज की कंपोजिंग अपने घर में बैठकर या दफ्तर में बैठकर कर सकें और दौड़ धूप से बचा जा सके। ठीक है, आप बार बार बाहर जाएंगे आएंगे, वो सारा समय आप बचा सकते हैं। अगर घर में ये काम संभव हो तो थोड़ी सी प्रतियों की छपाई भी अपने ही यहाँ कर ली जाए, और अगर इनकी छपाई भी आप स्वयं घर पर ही कर सकें या ऑफिस में कर सकें, जिससे प्रेस का मुंह ताकने से बचा जा सके। ठीक है, इस इच्छा पूर्ति के संदर्भ में हम पेज पर प्रकाशन, डेस्क पब्लिकेशन के विकास की चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की जो इच्छा पूर्ति के लिए, इस तरह की अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम किस पर चर्चा कर सकते हैं? मेज पर प्रकाशन की। हम मेज पर प्रकाशन की चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि डेस्क पब्लिकेशन की। ठीक है, डेस्क पब्लिकेशन का मतलब क्या है? आपकी घर या ऑफिस में आप बैठे हैं, वहीं आपके सामने कंप्यूटर भी है, वहीं आपके सामने प्रिंटर भी है, वहीं आप काम करके और वहीं छपाई कर सकते हैं, अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, जहाँ अपने ही घर में या दफ्तर में संपन्न हो सकता है, इस कार्य को अपने घर या दफ्तर में आप संपन्न कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। इसे कक्ष मुद्रण भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कक्ष मुद्रण कहते हैं। ठीक है, समझिए कक्ष मुद्रण से 2 नंबर का क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान दीजिए। कक्ष मुद्रण का मतलब आप सिंपल से इतना ध्यान रखिए, कक्ष मुद्रण का मतलब होता है कि आप अपने घर या ऑफिस में बैठे बैठे आप छपाई कर सकते हैं अपने कंप्यूटर का यूज करके, टाइपराइटर का यूज करके। ठीक है, इसे डेस्क पब्लिकेशन या फिर कक्ष मुद्रण कहा जाता है। हम कंप्यूटर के पर्दे पर सामग्री टंकित
कर सकते हैं। देखिए वही बात बताई जा रही है कि कंप्यूटर पे आप टाइपिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर के पर्दे पर सामग्री को टंकित कर सकते हैं। इस टंकित सामग्री को कंप्यूटर से जुड़े मुद्रक पर छाप सकते हैं। ठीक है, आपके कंप्यूटर से जो प्रिंटर जुड़ा हुआ है उसमें आप छपाई कर सकते हैं। इस पर जो टंकण होता है उसे सुधारा जा सकता है। और जब आप कंप्यूटर में कोई चीज टाइपिंग करते हैं तो अगर उसमें कोई गलती हो जाती है तो वहीं आप सुधार कर लेते हैं। आपको पेपर बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उस सामग्री को आकार प्रकार से काटा छाटा भी जा सकता है। उसमें आप काट छाट कर सकते हैं, उसके साइज को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट बदल सकते हैं, कलर बदल सकते हैं, उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन जो कंप्यूटर की टाइपिंग है, कंप्यूटर का वर्क, ये हमारे काम को आसान कर देता है। संशोधन परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, वही मतलब है, परिवर्तन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, अर्थात उस सामग्री को संपादित कर अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस प्रकार कंप्यूटर कंपोजिंग का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए हम कह सकते हैं जो कंप्यूटर है वो कंपोजिंग का एक सशक्त माध्यम है और प्रभावकारी विकल्प भी है। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रकार के मुद्रक यानी कि 3 तरह के आप प्रिंटर की बात की गई है। ठीक है, 3 तरह के आप प्रिंटर की बात की गई है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो सिंपल से मैं बता दूं, आप ध्यान रखिए। प्रिंटर जो हमारे 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर में क्या होता है, जब भी आप छपाई उसमें देखेंगे तो डॉटेड फॉर्म में होती है, डॉट डॉट करके होती है। अब ज़्यादा तो यूज नहीं होते हैं, लेकिन अब भी अगर आप रेलवे वगैरह में देखेंगे ऑफिसों में तो वहाँ आज भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक मुद्रक यह एक टंकण मशीन के समान है जो एक एक अक्षर करके छापता है। ठीक है, ये एक एक करके छापता है, एक समय में एक प्रति देता है। क्योंकि यह कंप्यूटर से प्राप्त सामग्री को छापता है, इसकी गति तेज है, किंतु यह मुद्रक टंकण यंत्र से मूलतः भिन्न है। ठीक है, टंकण यंत्र भाषा विशेष के लिए बने होते हैं। टंकण यंत्र जो है वो भाषा विशेष के लिए बने होते हैं, जैसे हिंदी का टंकण यंत्र, अंग्रेजी का टंकण यंत्र। डॉट मैट्रिक मुद्रण का भाषा जो डॉट मैट्रिक जो है, डॉट मैट्रिक मुद्रक का भाषा से कोई संबंध नहीं होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, अब ध्यान रखिए। जो डॉट मैट्रिक जो प्रिंटर होता है इसका भाषा से कोई संबंध नहीं होता है। ये वही छापता है जो कंप्यूटर के पर्दे पर आता है। ठीक है, कंप्यूटर के पर्दे पर जो कुछ भी होगा ये उसी को छाप देगा। इससे इसका भाषा से कोई लेना देना नहीं होता है। इस कारण यह डॉट मैट्रिक मुद्रक विश्व की सभी भाषाओं में छपाई कर सकता है। ठीक है, ये इसकी आप विशेषता भी बता सकते हैं कि ये विश्व की सभी भाषाओं में छपाई कर सकता है, क्योंकि इसकी अपनी कोई भाषा नहीं होती है। कंप्यूटर के पर्दे पर जो कुछ भी होगा वही इसको छाप देगा, बशर्ते कंप्यूटर पर्दे पर वह भाषा होनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर पे अगर वो भाषा है तो ये जो आपका टाइप प्रिंटर है वो उसे छाप देगा, इसकी अपनी कोई भाषा नहीं होती है। ये डॉट मैट्रिक प्रिंटर कहलाता है। नेक्स्ट है लेजर मुद्रण। मुद्रण का मतलब प्रिंटर है। ठीक है, लेजर मुद्रण, यहाँ पे लेजर लिखा हुआ है पर लेजर बोलते हैं इसको। लेजर मुद्रण एक अत्यंत शक्तिशाली प्रकाशन कारण है। ठीक है, जो लेजर प्रिंटर है ये एक अत्यंत शक्तिशाली प्रकार का ये प्रिंटर है, ये बहुत ही शक्तिशाली प्रिंटर है, जिससे डॉट मैट्रिक मुद्रण की भांति बिंदुओं पर सुइयां जाकर नहीं लगती। ठीक है, ये डॉट डॉट करके नहीं छापता है, बल्कि पतली धार वाली स्याही फेंकी जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें पतली धार वाली स्याही को ये फेंकता है। इस कारण लेजर मुद्रण में छपे अक्षर जो होते हैं अक्षर सुंदर बनते हैं। ठीक है, इसका प्रिंट, लेजर प्रिंटर का प्रिंट बहुत सुंदर आता है, अच्छा आता है। लेजर मुद्रण से बड़े पैमाने पर छपाई नहीं हो सकती। ठीक है, इसके ये डिसएडवांटेज है, कमी है इसकी, कि जो लेजर प्रिंटर है, लेजर मुद्रण है, इससे बड़े पैमाने पर छपाई नहीं की जा सकती। इसमें अधिक पंक्तियां
छापना एक खर्चीला काम है, ठीक है, क्योंकि ये खर्चीला होता है, एक्सपेंसिव होता है। इसमें रंगीन तस्वीर या फोटो जैसी बारीक तस्वीरें छापना आसान नहीं है और बड़े आकार के कागज पर भी छापा नहीं जा सकता। इस लेजर प्रिंटिंग प्रणाली को लघु प्रकाशन प्रणाली का नाम भी दिया गया है, ठीक है। ये जो लेजर प्रिंटिंग प्रणाली है इसे लघु प्रकाशन प्रणाली भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है फोटो कंपोजिंग या फोटो टाइप सेटिंग। फोटो कंपोजिंग या फिर फोटो टाइप सेटिंग। फोटो कंपोजिंग में कंप्यूटर पर टंकित सामग्री नेगेटिव की भांति होती है, ठीक है। कंप्यूटर में जो सामग्री होती है किस भांति होती है, नेगेटिव की भांति होती है और इसकी छपाई विशेष प्रकार के कागज पर की जाती है। इस तरह फोटो में कागज पर सूक्ष्म से सूक्ष्म आकृतियां उभर कर आती हैं, ठीक है। जो फोटो आपने देखी होगी, फोटो पर जो आकृतियां होती हैं सामने उभर के आ जाती हैं। इस प्रक्रिया को कागज पर सूक्ष्म से सूक्ष्म मतलब छोटे से छोटे अक्षर विशिष्ट विवरणों वाले चित्र आदि सुंदर ढंग से छापे जाते हैं, ठीक है। जितनी फोटो वगैरह हैं वो सभी इसी से निकाली जाती हैं, इसी प्रकार के प्रिंटर। अब मुद्रण का विकास, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मुद्रण का विकास। कंप्यूटर द्वारा की गई कंपोजिंग एक एक करके अक्षर जोड़कर की गई कंपोजिंग से बेहतर होती है, ठीक है। कंप्यूटर पे जो की गई कंपोजिंग होती है वो एक एक अक्षर को जोड़कर की गई कंपोजिंग से अच्छी होती है। इसमें टंकण की गति से कंपोज होता है और मिनट में सुधार और मिनटों में सुधार किया जा सकता है। अगर आप कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे हैं, वहीं आपको सामने दिखती है कोई गलती हो गई है तो आप वहीं हाथों हाथ सुधार भी कर लेते हैं, ठीक है। आप एडिटिंग कर सकते हैं साथों साथ, या कोई भी आपको चीज़ मिली हुई है अगर कंप्यूटर में है, सॉफ्ट फॉर्म में है, तो आप उसमें कंप्यूटर में भी सुधार करना संभव होता है। कंप्यूटर पर संकेत देकर अक्षरों को विविधता लाई जा सकती है, ठीक है। अक्षरों को आप अलग अलग तरह से कर सकते हैं, कंप्यूटर में बड़ा छोटा कर सकते हैं, कलर, फॉन्ट, साइज, स्टाइल सब चेंज कर सकते हैं। इसमें चित्र, आरेख आदि के मुद्रण की भी अधिक कठिनाई नहीं होती है, ठीक है। इसमें आप चित्रों को लगा सकते हैं, फोटो को लगा सकते हैं, तस्वीरों को, किसी इमेज को भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ आपका ये सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है, तो नेक्स्ट जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है वो दूसरे वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।